गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर लिया था अल्टरनेटिंग करंट, और उसमें हमने एक कंप्लीट साइकिल की एवरेज वैल्यू और हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी। कंप्लीट साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू होगी करंट या वोल्टेज की, वो जीरो होती है हमेशा, ठीक है। और हाफ साइकिल के लिए हमने करंट की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करी थी 2I0 अपॉन पाई। I0 पीक करंट हुआ करती है और पाई की वैल्यू 3.14। 2 अपॉन 3.14 सॉल्व करते तो 0.635 I0, इस तरह से हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। आज हम बात करते हैं बेटा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। दोनों के लिए सेम ही होगी, करंट के लिए कैलकुलेट कर लो चाहे वोल्टेज के लिए कैलकुलेट कर लो, प्रोसेस दोनों का एक ही है, सेम मेथड है। तो मैं करंट के लिए आपको बताता हूं, वोल्टेज के लिए आप सॉल्व करके देखना, ठीक है ना। वोल्टेज के लिए आपको सॉल्व करना है खुद को रफ कॉपी में और ट्राई करना है। करंट का मैं बताता हूं और सेम प्रोसेस होगा। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसको इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन होती है उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर के बाद उसका मीन लेना है और मीन के बाद उसका अंडर रूट लेना है, वही हमारी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो करंट की इक्वेशन होती है, अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन, वो हम जानते हैं। वी नो दैट I equals to, आपने इक्वेशन लिखी अल्टरनेटिंग करंट की, I0 sin ओमेगा t, where I is instantaneous current, I0 peak current, omega angular frequency. Equation number 1, I equals to I0 sin ओमेगा t। सबसे पहले इक्वेशन लिखिए, उसके बाद इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। देन I स्क्वायर इक्वल्स टू I0 स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t। इक्वेशन नंबर 2, I स्क्वायर इक्वल्स टू I0 स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t। बोथ साइड हमने स्क्वायर कर दिया तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी होगा और इसका भी कर दिया। अब मुझे इसका मीन लेना है, मुझे इसका क्या लेना है, मीन। देन स्क्वायर I स्क्वायर मीन ऑफ I स्क्वायर, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे, इक्वल्स टू फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन 0 से t I स्क्वायर की वैल्यू आपके पास I0 स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t dt। I स्क्वायर का मीन लेंगे तो इंटीग्रेशन कंप्लीट साइकिल के लिए, फॉर वन कंप्लीट साइकिल हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 0 से t I0 स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t dt अपॉन इंटीग्रेशन 0 से t dt। इसका सॉल्यूशन तो फिक्स है, कैपिटल T आता है, 1 का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन स्मॉल t, फिर लिमिट पुट करते हैं तो t आंसर आता है। तो इसका सॉल्यूशन तो डायरेक्ट लिखेंगे। अब देखो I0 स्क्वायर कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आपने लिख दिया t, फिर इंटीग्रेशन 0 से t sin स्क्वायर ओमेगा t dt, ये बचा। अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। sin स्क्वायर ओमेगा t का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं जानते, sin स्क्वायर ओमेगा t का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो हमें पहले इसको कन्वर्ट करना होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक में हम फॉर्मूला सीखते हैं, sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा के फॉर्मूले मैंने बताए हुए हैं, फिर भी नहीं हो तो याद नहीं हो तो एक बार इनको देख लो। sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखा जाता है बेटा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, और cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। cos में बीच में प्लस आता है और sin में यहां माइनस होता है। तो अब जैसे मुझे sin स्क्वायर ओमेगा t को इसमें कन्वर्ट करना है, क्यों कन्वर्ट करना है, बिकॉज़ मैं sin स्क्वायर ओमेगा t का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं जानता हूं। sin ओमेगा t या cos ओमेगा t हो तो मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं, तो मुझे इसको उस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना होगा फर्स्ट वाले में। तो I स्क्वायर मीन इक्वल्स टू I0 स्क्वायर अपॉन t इंटीग्रेशन 0 से t, इंटीग्रेशन 0 टू t sin स्क्वायर ओमेगा t को मैंने लिखा बेटा 1 माइनस cos ट्वाइस ओमेगा t अपॉन 2, और अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इस 1 का अलग से, 2 तो कांस्टेंट बाहर ले लोगे आप, 1 का इंटीग्रेशन अलग से कर लो और इसका इंटीग्रेशन अलग से कर लो, ठीक है। आगे सॉल्व करो आप इसको। I स्क्वायर मीन इक्वल्स टू I0 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस t, ये जो 2 है ना कांस्टेंट, वो मैंने बाहर ले लिया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन 0 से t, 1 का इंटीग्रेशन आप t के रिस्पेक्ट में अलग से कर लो, 1 dt, बीच में माइनस का साइन, इंटीग्रेशन 0 से t cos ट्वाइस ओमेगा t dt, ब्रैकेट बंद।
अब ध्यान से देखो, आई स्क्वायर मीन इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन ट्वाइस टी। इंटीग्रेशन करो 1 का टी के रेस्पेक्ट में स्मॉल टी, लिमिट आपकी होगी 0 से कैपिटल टी, माइनस cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, cos का इंटीग्रेशन होता है प्लस का साइन, तो cos ट्वाइस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन लिखा जाएगा बेटा sin ट्वाइस ओमेगा टी। टी का जो मल्टीप्लायर है, टी का जो टी के साथ जो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आ जाएगा इंटीग्रेशन ट्वाइस ओमेगा। ट्वाइस ओमेगा टी है तो ट्वाइस ओमेगा आपका कोएफिशिएंट हुआ जो अपॉन में आ जाएगा, और लिमिट क्या हो जाएगी बेटा 0 से कैपिटल टी। अब आपको लिमिट पुट करनी है और सॉल्व करना आगे। देन आई स्क्वायर मीन इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन ट्वाइस टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टी माइनस 0 को आप लिखोगे टी। उसके बाद देखो बेटा माइनस ये जो 1 अपॉन ट्वाइस ओमेगा है, ये ट्वाइस ओमेगा है ना, उसको बाहर ले लो, 1 अपॉन ट्वाइस ओमेगा बन के बाहर आ जाएगा, और इसमें लिमिट पुट करो साइन ट्वाइस ओमेगा का अपन लिखेंगे 2 पाई अपॉन टी, अपर लिमिट स्मॉल टी की जगह आपने लिख दिया कैपिटल टी, माइनस लोअर लिमिट स्मॉल टी की जगह 0 लिखोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन 0। कंप्लीट। आगे सोल्व करो, आई स्क्वायर मीन इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन ट्वाइस टी, टी माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ओमेगा, देखो t से t कैंसिल हो गया, sin 4 पाई 2 into 2 पाई, sin 4 पाई 0, sin n पाई 0 होता है, तो sin 4 पाई क्या होगा बेटा 0, माइनस sin 0 ऑलरेडी 0 होता है, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0 मल्टीप्लाई 1 अपॉन ट्वाइस ओमेगा 0, और t में से 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पे केवल t बचेगा, और t से ये t कैंसिल हो जाएगा। देन आई स्क्वायर मीन आपके पास आ गया बेटा, आई स्क्वायर मीन इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, टी से टी भी कैंसिल हो गया, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। अब उसके बाद आपको क्या लेना है बेटा रूट, बोथ साइड अंडर रूट लेना है, इसका भी अंडर रूट लेना है और इसका भी अंडर रूट लेना है। इसके अंडर रूट को बोला जाएगा बेटा आई आर एम एस, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे पर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर का अंडर रूट हो गया बेटा आई नॉट, और 2 का अंडर रूट हो गया रूट 2, इसको अलग अलग कर लिया हमने, वैसे ये रिलेशन आ गया अपने पास। हम चाहें तो 1/√2 को 0.707 रख सकते हैं और फिर i0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अपने पास इक्वेशन ये भी आ जाती है, i RMS equals to 0.707 i0 means root mean square value of alternating current for one cycle, for complete one cycle is equal to 0.707 multiple of peak current, 0.707 मल्टीपल ऑफ पीक करंट होती है। ठीक है, क्योंकि देखो आपने जो ग्राफ देखा होगा अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज का, वो टू एंड फ्रो मोशन जैसा होता है। ठीक है ना, कभी वैल्यू मैक्सिमम होती है, कभी मिनिमम 0 हो जाती है, फिर माइनस में मैक्सिमम होती है, इस तरह से होती है। तो जो आरएमएस वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, अगर मुझे इसी तरह से वोल्टेज के लिए मेजर करना हो, ठीक है ना, तो उसकी इक्वेशन होगी v इक्वल्स टू v0 sin ओमेगा t, फिर उसका स्क्वायर करेंगे बहुत साइड, फिर इस तरह से सॉल्व करते जाएंगे, फाइनली आंसर आएगा vrms इक्वल्स टू v0/√2। फॉर वोल्टेज इक्वेशन आएगी vrms इक्वल्स टू v0/√2। ठीक है ना, अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज दोनों में से किसी के लिए भी पूछे तरीका यही होगा, वोल्टेज के लिए पूछे तो वोल्टेज की इक्वेशन लेके सॉल्व करना है, करंट के लिए पूछे तो करंट की इक्वेशन लेके सॉल्व करना है। इस तरह से हमें आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है करंट और वोल्टेज की, और ये वाली जो कैलकुलेट करते हैं अपन आरएमएस वैल्यू, वो फॉर कंप्लीट वन साइकिल कैलकुलेट करते हैं अपन, एक कंप्लीट साइकिल के लिए कैलकुलेट किया जाता है बेटा। ठीक है ना, तो ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया। हाँ, इस आरएमएस करंट और आरएमएस वोल्टेज को इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज बोला जाता है। ठीक है, जैसे हम बात करें जनरली कि हमारे घरों में जो एसी वोल्टेज या करंट की बात करते हैं तो वो 220 वोल्ट सुनने में आता है कि हमारे घरों में 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स आते हैं। इसका क्या मीनिंग हुआ, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज मतलब 50 ऑस्किलेशन। एक्चुअल में जो वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज की जो ग्राफ है वो हमने कल देखी थी कि इस तरह से बनती है, इनको हम ऑस्किलेशंस बोलते हैं। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 सेकंड में 50 टाइम इस टाइप से ऑस्किलेट होती है लाइट, वोल्टेज या करंट जो है वो 50 टाइम ऑस्किलेट होती है ऐसे।
50 टाइम ऑस्किलेशन 1 सेकेंड में। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो उसकी स्पीड है, या हम बोलेंगे कि वो हमें पता ही नहीं चलेगा कब मैक्सिमम हुआ कब जीरो हुआ, इतनी स्पीड से चलती है। तो फ्रीक्वेंसी तो होती है 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बेटा? 50 हर्ट्ज। और जो वोल्टेज होता है वो आरएमएस वैल्यू होती है 220 वोल्ट। एक्चुअल में जो 220 वोल्ट है वो हमारी आरएमएस वैल्यू होती है, ध्यान में रखना इस चीज को। वो क्या होती है? हमारी आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज 220 वोल्ट। ठीक है ना, इसको इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी बोलते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ पीक वोल्टेज कितना होगा? इसका पीक वोल्टेज कितना होता है? V नॉट, वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला अभी सीखा हमने, Vrms इक्वल्स टू V नॉट बाई √2। देन V नॉट कितना हो जाएगा? √2 इंटू Vrms, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। देन V नॉट इक्वल्स टू √2 की वैल्यू 1.414, ऐसी कुछ होती है, मल्टीप्लाई Vrms आपका कितना है? 220 वोल्ट। आप इसको 220 से मल्टीप्लाई करते तो ऑलमोस्ट 311 वोल्ट आता है। तो घरों में जो वोल्टेज आ रहा है इसकी इफेक्टिव वैल्यू तो 220 वोल्ट है, बट पीक वैल्यू कितनी है? 311 वोल्ट। पीक वैल्यू कितनी है? 311 वोल्ट। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वो मैक्सिमम 311 वोल्ट तक जाती है, और मिनिमम तो आपकी -311, या हम जीरो बोले, जीरो होती है फिर -311 होती है, इस तरह से वो चलती है। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। पीक वैल्यू जो है वो 311 वोल्ट होती है, अल्टरनेटिव वोल्टेज जो हमारे घरों में आ रही है। ठीक, तो ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया। आरएमएस वैल्यू आप वोल्टेज की भी कैलकुलेट कर सकते हो और करंट की भी कैलकुलेट कर सकते हो, इस तरह से हमें सॉल्व करना है। अब हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में बेटा सर्किट्स। ठीक है, सर्किट जो है वो हम पढ़ने वाले हैं 6 सर्किट, जिसमें अलग अलग हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट, जिसमें केवल एक रेजिस्टर लगा होगा। प्योर कैपेसिटिव सर्किट, जिसमें कैपेसिटर लगा होगा। प्योर इंडक्टिव सर्किट, जिसमें एक कॉइल लगी होगी। फिर उसके बाद आरएल सर्किट, आरसी सर्किट और आरएलसी सर्किट, जिसमें तीनों हो। ठीक है ना, तो इस तरह से हम 6 सर्किट पढ़ते हैं और इनमें से क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, तो आज अपन फर्स्ट सर्किट प्योर रेजिस्टिव सर्किट को डिस्कस कर लेते हैं। उसको एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं, फिर उससे करंट, ठीक है ना, वो करंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस देखना होता है, फेजर डायग्राम बनाते हैं। ठीक है ना, ये सब चेक करते हैं अपन। तो पहला सर्किट अपन डिस्कस करते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट। पहला सर्किट आपका है प्योर रेजिस्टिव सर्किट। फर्स्ट आपका है प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, 6 चैप्टर में भी अपन ने सर्किट डिस्कस कर लिए थे बेटा। अब हम बात करते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट। एक ऐसा सर्किट जिसमें एक रेजिस्टेंस जुड़ा हो, कनेक्ट हो, और उसके साथ एक वोल्टेज सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स V = V नॉट sin ओमेगा t कनेक्ट हो। ठीक है, हमने एक रेजिस्टर ले लिया जिसका रेजिस्टेंस R था, और इसको आपने एक एसी वोल्टेज सोर्स, एसी सोर्स को इस तरह से डिनोट करते हैं, एसी वोल्टेज सोर्स V = V नॉट sin ओमेगा t से कनेक्ट किया। ठीक है ना, ये वोल्टेज सोर्स आपने अप्लाई किया इसके अक्रॉस, इसके एंड्स के अक्रॉस। तो जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? इसमें करंट फ्लो करेगी I। करंट कितनी फ्लो करेगी? I। करंट का काम क्या होगा? इस रजिस्टर को यहां से कंटीन्यूअस एनर्जी कैरी करनी। ठीक है, जितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ही इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा, ये भी हमें पता है। तो हमने ऐसा मान लिया कि सपोज R के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो VR है। R के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना मान लिया? VR, प्लस माइनस, ऐसे जिधर करंट एंटर करती है वहां प्लस, जहां से बाहर निकल रही है वहां माइनस। अब मुझे एक्चुअल में करंट फाइंड आउट करनी है कि करंट कितनी फ्लो कर रही है। सपोज दैट a resistor of resistance R is connected with an AC voltage source
ऑफ v इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा t। वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज कितना v इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा t। ये आपने अप्लाई किया, तो जितना अप्लाई किया उतना ही ड्रॉप, मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, कंडीशन ये। या फिर आप KVL अप्लाई कर लो, इसमें क्या कर लो, अप्लाइंग KVL, अप्लाइंग KVL। देखो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, माइनस से प्लस ऐसे चल रहा है अपन एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज हुआ, माइनस से प्लस, पहला बाद वाला साइन कंसीडर करो प्लस, कितना अप्लाई है वोल्टेज v, इसकी वैल्यू v नॉट साइन ओमेगा t अगले स्टेप में पुट कर देंगे। फिर प्लस से माइनस, माइनस कितना वोल्टेज ड्रॉप है vr, जिसकी वैल्यू हमें पता है ir होगी अकॉर्डिंग टू ohms लॉ, इक्वल्स टू 0। vr को उधर ले जाओ तो v इक्वल्स टू vr, जितना अप्लाई किया वोल्टेज उतना यहां पे ड्रॉप हुआ, v की वैल्यू यहां से पुट कर लो, कितनी है v नॉट साइन ओमेगा t इक्वल्स टू vr। करंट I फ्लो कर रही है रजिस्टर में, रेजिस्टेंस R, तो vr की वैल्यू कितनी हो गई I इनटू R। एक्चुअली मुझे तो I चाहिए ना, तो मैं R को इस तरफ ले आऊंगा, तो I इक्वल्स टू मेरे पास वैल्यू हो गई v नॉट अपॉन R साइन ओमेगा t, और ये v नॉट अपॉन R आपकी क्या हो जाएगी, पीक करंट, सिंस I नॉट इक्वल्स टू v नॉट अपॉन R, और इसको बोला जाता है पीक करंट। सो इंस्टेंटेनियस करंट, जो करंट इस सर्किट में फ्लो होगी वो होगी I नॉट, I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा t, इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है, 0। यहां फेज एंगल ओमेगा t और यहां भी फेज एंगल ओमेगा t, तो फेज डिफरेंस क्या हुआ, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस 0 होता है, रटा हुआ रहना चाहिए। प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस हमेशा 0 होता है, पता चल गया। अब देखो करंट पता कर ली, वोल्टेज पता कर ली, तो इसके जो फेजर डायग्राम की बात करें पहले, सॉरी फेजर नहीं, आप साइनसोइडल डायग्राम बनाओगे पहले, साइनसोइडल डायग्राम, ठीक है ना। साइनसोइडल वोल्टेज और करंट के लिए साइनसोइडल डायग्राम बनाओगे तो देखो एक ही जगह ग्राफ बना लेते हैं, x एक्सिस पे आप t लेते हो, y एक्सिस पे आप v एंड I लोगे। पहले अपन v के लिए बनाते हैं, v इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा t, यही लिखा हुआ है, पीक वैल्यू वोल्टेज की v नॉट, और अलग अलग टाइम पे वैल्यू पता करो v की, यहां पे t इक्वल्स टू 0 टाइम लेके चल रहे हैं, फिर t/4, फिर t/2, फिर 3t/4, एक साइकिल के लिए देख लेते हैं, फिर t, फिर नेक्स्ट साइकिल, ठीक है। तो t इक्वल्स टू 0 से यहीं से स्टार्ट होगा, t/4 पे वैल्यू मैक्सिमम होगी, t/2 पे फिर से 0 हो जाएगी, फिर t/4 पे माइनस में मैक्सिमम होगी, और t पे फिर से 0। इस तरह से ग्राफ सीखा था कल हमने। ये ग्राफ बना v के लिए, इसकी पीक वोल्टेज कितनी है v नॉट, प्लस में और माइनस में कितनी है माइनस v नॉट। अब हम करंट के लिए ड्रॉ करेंगे, करंट के लिए भी देखा जाए तो फेज डिफरेंस दोनों में 0, मतलब ग्राफ तो कुछ ऐसा ही बनना है, बस पीक करंट की वैल्यू देखो I नॉट, v नॉट अपॉन R है, इसका मतलब ये v नॉट से छोटी है वैल्यू, R की कुछ तो वैल्यू होगी, डिवाइड करेंगे तो वैल्यू छोटी ही आएगी। तो अब हम देखेंगे कि ये वैल्यू छोटी आएगी, इसका मतलब जो I का ग्राफ है वो इसके नीचे से स्टार्ट होगा, ऐसे नीचे से जाएगा, मतलब पीक करंट जो है वो कम होगी। ये आपने बनाया I के लिए, अगर आपसे पीक करंट की बात करी जाए तो वो है I नॉट, और माइनस में कितनी है माइनस की I नॉट, ऐसे दिखा देते हैं। ये साइनसोइडल ग्राफ बना लिया आपने वोल्टेज और करंट के लिए, ठीक। उसके बाद हम बनाते हैं बेटा फेजर डायग्राम, और फिर एक और ग्राफ है बीच में R और फ्रीक्वेंसी के बीच, ठीक है ना, वो भी अपन चेक कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन सर्किट्स में फेजर डायग्राम, ठीक है ना, और इजी होता है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम जो है वो एक वेक्टर या वोल्टेज और करंट के बीच जो फेज डिफरेंस होता है उसको रिप्रेजेंट करता है कि कितना फेज डिफरेंस है। सेकंड हम बना रहे हैं फेजर डायग्राम। जो v और I की इक्वेशन आपने देखी, v की इक्वेशन थी v नॉट साइन ओमेगा t और I की इक्वेशन थी I नॉट साइन ओमेगा t, दोनों में हमने फेज डिफरेंस चेक कर लिया, 0 था। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस,
मान लो किसी इंस्टेंट पे हमने बात करी t पे, तो दोनों के बीच जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था वो ओमेगा t था, तो v भी आपका इस पे ही होना चाहिए, v इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा t। ये पीक वैल्यू आपकी कितनी है, v नॉट। इसके लिए करंट की इससे छोटी होगी, दोनों एक ही लाइन पे क्यों दिखाएंगे, क्योंकि दोनों के बीच फेज डिफरेंस जीरो है, तो ये करंट की होगी I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा t। पीक करंट आपकी हो गई I नॉट। अब ध्यान से देख बेटा, वोल्टेज और करंट के लिए आपने फेजर डायग्राम बनाया तो दोनों एक ही लाइन पे दिखा रहे हो। इसे इंस्टेंट t पे जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा t होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा t इक्वल्स टू 0 पे ग्राफ कहां होगा, x एक्सिस पे। t इक्वल्स टू 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड इस तरह से इंक्रीज करता जाएगा, तो ये रोटेशनल मोशन में, इस तरह से रोटेशनल वेक्टर, ठीक है ना, ऐसा दिखाना उसको, रोटेट कर सकता है। अब r के केस में v और I दोनों एक पे इसलिए दिखा रहे हैं कि दोनों के बीच फेज डिफरेंस जीरो है। करंट का मैग्नीट्यूड I नॉट की वैल्यू v नॉट से कम है इसलिए पहले दिखाया, अगर I नॉट बड़ा होता v नॉट से तो इसको बाद में दिखाते, इसको पहले दिखा देते। ये आपका फेजर डायग्राम है। तीसरा जो ग्राफ है वो R और फ्रीक्वेंसी के बीच है। x एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ली f हर्ट्ज में और y एक्सिस पे आपने R लिया हुआ है ओम में। ध्यान से देखो बेटा, जो सर्किट का रेजिस्टेंस है वो अपन जो अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज v इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा t, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड, या r की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करती है, नहीं, कांस्टेंट होती है। r की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के साथ कहीं कोई रिलेशन नहीं पड़ा, r कांस्टेंट होता है। r जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ कांस्टेंट होगा, कभी वेरी नहीं करेगा। कैसा नहीं कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी का सिग्नल अप्लाई करा तो r इंक्रीज कर गया या डिक्रीज कर गया, ऐसा नहीं होता है। तो r हमेशा कांस्टेंट होगा फ्रीक्वेंसी के साथ, इसलिए ग्राफ आपका कांस्टेंट बनेगा। ठीक है, तो तीसरा ग्राफ R और फ्रीक्वेंसी के बीच था। ये फेजर डायग्राम, ये साइनसॉइडल डायग्राम है। एक सर्किट कंप्लीट कर लिया, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। वैसे एग्जाम में कम पूछा जाता है, अगर पूछता है तो बहुत इजी है, आपके लिए बहुत आसान है। अगली क्लास में प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट डिस्कस करेंगे। और इस वाले में आपको एक लॉजिक दिमाग में फिट रखना है कि फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज ऑलवेज जीरो। V और I के बीच जो फेज डिफरेंस होता है वो हमेशा जीरो होगा फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट। केवल सर्किट के अंदर R ही कनेक्ट होना चाहिए, दूसरे सर्किट नहीं होने चाहिए। ठीक, तो अब बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।